हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल टुडे एट योर होम। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपने घर पे ही रहें, ठीक है, सेफ रहें, हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। और पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये देखते हुए कि डिजिटल लर्निंग प्रोसेस जो इनिशिएटिव लिया था सूरज स्कूल ने वो सक्सेस रहा, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस सीखी थी और सीखा था कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, एक होता है फंक्शनल, दूसरा होता है डिविजनल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस पर केस बनता है, इस पर केस बनता है, मतलब केस स्टडी बनती है और आपको पता लगाना होता है कि इस केस स्टडी में कौन से वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपसे केस स्टडी दी होगी, आपसे पूछा होगा कि बताओ स्टूडेंट, बताओ इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है मैनेजमेंट। तो आपको बताना है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है मैनेजमेंट, और फिर कुछ भी पूछ लेगा, उसका फीचर बताओ, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो ये सब हम सीखेंगे, इन दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की आप हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक का नाम डाल लीजिए और चैप्टर का नाम डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर चलते हैं। तो स्टूडेंट, आज की डेट 25 अप्रैल 2020, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। एक चीज़ और स्टूडेंट, कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, यूनिट टेस्ट है, तो उसमें 20 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपको शेड्यूल दे दिया गया है हर टाइम पर जो एग्ज़ाम होगा, तो आपने बस करना ये कि वो जो भी MCQ है उसका एक साइड आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है और दूसरी साइड आंसर, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा A B C जो भी आंसर उसके सामने लिख देना है। एक ही आंसर लिखना है, दो लिख दोगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा है कि वो 25 मिनट के अंदर ही आपको कंप्लीट कर कर मुझे जो भी सब्जेक्ट टीचर्स है या ग्रुप जो बने हुए हैं आपके उनमें सेंड करना है विद इन 5 मिनट्स। जैसे ही कंप्लीट हो विद इन 5 मिनट्स आपको सेंड करना है। अगर 5 मिनट के बाद अगर वो पेपर आया तो ठीक है, वो एंटरटेन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको करनी है, अच्छे से प्रिपेयर रहना, अच्छे से पढ़ो चीज़ों को और करो, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो अपने चैप्टर पर मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप का है। कौन कौन से टाइप है स्टूडेंट? उसमें दो टाइप हैं जी, एक तो है फंक्शनल और दूसरा है डिविजनल। डिविजनल, ठीक है ना, दो। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो मैन पावर का जो स्ट्रक्चर बना है, ये दो आधार पर बना होता है, एक फंक्शनल और एक डिविजनल, ठीक है। तो फंक्शनल वाला जो स्ट्रक्चर है उसका क्या मतलब है और डिविजनल वाला उसका क्या मतलब है, तो इन दोनों के ऊपर केस स्टडीज बहुत ज़्यादा आती हैं और इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर पर, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जो एम्प्लॉइज का चार्ट बनाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लोगों के फंक्शन के आधार पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। ग्रुप्स आर डिवाइडेड, या कह दो डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। कि जो एम्प्लॉय फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनके आधार पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, काम डिसाइड करा जाएगा फंक्शंस के आधार पर। जैसे मानो कोई एम्प्लॉय फाइनेंस का काम जानता है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देंगे। कोई आदमी भाई लोगों से इंटरेक्शन अच्छी करता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको HR डिपार्टमेंट में डाल देंगे। या कोई दूसरों को कन्वेंस अच्छी तरीके से कर सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकता है, तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। किसी को अकाउंट्स का काम आता है
तो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है ना। और भाई और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, किसी का भाई जैसे मान लो अलग अलग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब अच्छे अच्छे मेथड ऑप्ट करना, या भाई किसी को मैकेनिकल्स का ज्ञान है या किसी का ज्ञान है तो उसको प्रोडक्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी को सेल्स की नॉलेज है तो उसको सेल्स में डाल देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में। तो ऐसे, तो आप समझ रहे हो ना कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लोगों को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स में डाल दें, फंक्शंस के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड करना, ग्रुप करना। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे जिसका जो फंक्शन है उसको उस तरीके के ग्रुप में डाल देगा। और डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है, वैसे तो कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, आज मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट आप कर पाओ। डिविजनल का मतलब है कि लोगों को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। मान लो जैसे कि भाई इसके अंदर डिपार्टमेंट जैसे ये होता है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे यही है, आप पतंजलि ले लो, पतंजलि, पतंजलि में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं बेटा, लेस से बिस्किट है पतंजलि के और हेयर ऑयल है, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है। तो बेटा आप समझो कि इन दोनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोग चाहिए, इस बिस्किट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनेगा और हेयर ऑयल के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो हो गया ना कि चार्ट बना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्ट बने। पर वहां क्या है, वहां ऐसा नहीं है, वहां डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, लोगों के फंक्शंस के ऊपर। और इसमें जो चार्ट बना है, लोगों को डिवाइड करा है, वो किस पे बेसिस पर करा है, प्रोडक्ट के बेसिस पे, कि भाई इस प्रोडक्ट का काम ये करेगा, इस प्रोडक्ट का काम ये करेगा। क्लियर है ना स्टूडेंट? जैसे मान लो कोई भाई ठेले वाला ही है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठेले वाला ही है, कोई बिजनेस वाला है, अब वो ठेले में बर्गर भी बनाता है, ठीक है, बर्गर भी बनाता है और भाई चाउमीन भी बनाता है, चाउमीन, ठीक है। तो दोनों के लिए एम्प्लॉयज अलग अलग है, ये बर्गर का डिपार्टमेंट अलग है, चाउमीन का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के आधार पर लोगों को डिवाइड करा है, प्रोडक्ट के आधार पर, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो यही है। तो प्रोडक्ट के आधार पर डिवाइड कहां पर होगा, प्रोडक्ट के आधार पर डिवाइड वहां होगा जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट वो बना रही है। कोई एक ही प्रोडक्ट अगर कंपनी बना रही हो तो कैसे होगा, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर तो काम ही नहीं आएगा। कोई कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट बना रही हो तो अब जैसे जियो है, जियो के अंदर 2-3 प्रोडक्ट है, सिम कार्ड भी है, सेल फोन भी है, ठीक है, डोंगल भी है, ठीक है, डोंगल भी है, सेल फोन भी है, सिम कार्ड भी है, डोंगल भी है, वाईफाई भी है, राउटर, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट है, तो चारों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, सिम कार्ड का अलग है, सेल फोन का अलग है, डोंगल का अलग है। अब सोचो अगर मानो कि एक ही हो, एक ही प्रोडक्ट और सिम कार्ड, तो फिर ये अप्लाई कैसे होगा डिविजनल स्ट्रक्चर, ये तो होगा ही नहीं, फंक्शनली होगा, ठीक है ना। फंक्शन मतलब अलग अलग फंक्शंस के आधार पर डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब जो लोगों के अलग अलग फंक्शंस के आधार पर डिवाइड करे जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस सीख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस कह सकते हो या कह सकते हो एडवांटेज, ठीक है, या मेरिट्स भी कह सकते हो, मेरिट्स, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या क्या है वो? पहली इंपॉर्टेंस है बच्चों स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि लोगों के उनको फंक्शंस के आधार पर डिवाइड कर रहे हो, यानी कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, जो जिस काम में माहिर है उसको वही काम दे रहे हो, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड होंगे हर आदमी अपने काम में। मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मुझे कॉमर्स क्लास ही दे रहे हो, मैं 12th में स्पेशलिस्ट हूं, मुझे 12th क्लास मिल रही है, यानी मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है। स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी हर आदमी को स्पेशलाइज्ड करा जा रहा है, स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। दूसरा, इससे कंट्रोल करने में ज्यादा आसानी होगी। एक बात सोचो, मैं अगर क्लास टीचर हूं 12th का क्लास टीचर हूं और मुझसे कहेंगे भाई 9th क्लास में जाओ और बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं उन्हें चुप करो, तो हो सकता है कि चलो एक बार को जो कोऑर्डिनेशन जो हमारा होता है, कंट्रोल जो हो रहा होता है हमारा अपनी क्लास पे होता है बच्चों, ठीक है, दूसरी क्लास में थोड़ी ना, ठीक है। चलो थोड़े टाइम के लिए हम कंट्रोल कर भी पाए, लेकिन बच्चे फिर भी वो वाली इफेक्टिवली मेरी बात नहीं सुनेंगे जितना कि वो अपना क्लास टीचर की बात सुनते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज क्या है, कंट्रोल। और कंट्रोल कब आएगा, जब जिस आदमी को वो काम आए, जो आदमी उस काम में माहिर हो, फंक्शन हो, ठीक है ना, फंक्शन हो कि मेरे को ये मशीन ऑपरेट करनी आ रही है,
और मुझे यही काम सौंप रखा है, तो मैं उसे ढंग से ऑपरेट कर पाऊंगा, कंट्रोल कर पाऊंगा। वहीं अगर मेरे को नहीं आ रही होती, मेरी जगह कोई और ऐसे ही आदमी आ जाता जिसे नहीं करनी आ रही होती, तो वो कैसे कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो हर डिपार्टमेंट में सबका अपने अपने हिस्सेदारी पे काम होता है। फाइनेंस वाला फाइनेंस संभाल रहा है, अकाउंट्स वाला अकाउंट संभाल रहा है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, झगड़े के चांसेस कम होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सबको अपने अपने काम तक मतलब है। दूसरा बेटा इससे क्या है, इससे डुप्लीकेशन अवॉइड होता है, अवॉइड डुप्लीकेशन। अब हर आदमी को अपना अपना काम पता है, हर आदमी को अपना अपना काम पता है। ठीक है ना, पता है उसे अपना अपना काम। जैसे फाइनेंस वालों को पता है हमने फाइनेंस का काम करना है, अकाउंट वालों को पता है अकाउंट का, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग, तो मिक्सअप नहीं होगी। वहीं अगर हम ये चीज ना करें, ये चीज ना करें और प्रोडक्ट के आधार पर कर दे, प्रोडक्ट के आधार पर डिवाइड कर दे, जैसे मान लो बिस्किट या फिर ये हेयर ऑयल का हमने एग्जांपल लिया था, इन दो प्रोडक्ट के आधार पर इंप्लॉय को बांट दिया। अब ये जो इंप्लॉय बांटे, यहाँ पर भी 50 इंप्लॉय दे दिए, यहाँ पर भी 50, तो अब ये क्या करेंगे, 50 इंप्लॉय, इन्हीं 50 में से कोई सेल भी करेगा, कोई मार्केटिंग भी करेगा, कोई कुछ करेगा, फाइनेंस करेगा, कोई अकाउंट करेगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, कोई सेल कोई फाइनेंस। तो सोचो कि ये फाइनेंस कर रहा है इस 50 में से भी और इस 50 में से भी फाइनेंस, दो बंदे सेम काम कर रहे हैं, कंपनी तो एक ही है, दो बंदे क्या कर रहे हैं, सेम काम। वहीं यहां क्या हो रहा है, यहां वो चीज नहीं हो रही, वहां यही बंदे एक ही काम कर रहे हैं, इनका टाइम बच रहा है। और ये देखो डुप्लीकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, यानी सेम काम, फाइनेंस का काम दो बंदे कर रहे हैं एक कंपनी के लिए। ठीक है, तो डुप्लीकेसी है, बट इसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं, अवॉइड होती है। दूसरा, अब हर आदमी को उससे रिलेटेड ही काम मिलेगा, तो हर आदमी को बेटा सीखने को बहुत मिलेगा, तो इंक्रीज एफिशिएंसी, तो इंक्रीज एफिशिएंसी, बहुत सीखने को मिलेगा, ये फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा स्टूडेंट, ट्रेनिंग भी मिलेगी, किसी को अगर कम भी आता होगा तो वो ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि अपना ही काम कर रहा है तो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो उसमें कमी रहेगी वो ट्रेन हो जाएगा। ये तो थी कुछ एडवांटेजेस, कुछ मेरिट्स फंक्शनल स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के डीमेरिट्स क्या क्या है, क्या क्या है स्टूडेंट इसके डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज, क्या क्या है इसके डिसएडवांटेज है कि अब क्या होता है, सब अपने डिपार्टमेंट में ही ध्यान देंगे, उनकी दुनिया उनका डिपार्टमेंट है। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के अलावा उसे कुछ सूझेगा ही नहीं, यानी कि वो क्या भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना डिपार्टमेंट याद रहेगा। ठीक है, लेस फोर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान उनका कम होगा। दूसरा क्या होगा कि अब इनकी दुनिया इनका डिपार्टमेंट ही है, इनकी दुनिया इनका डिपार्टमेंट ही है, यानी आपस में झगड़े होंगे, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से झगड़ेगा, वो ये नहीं समझेगा कि हम एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो ये समझेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे। ठीक है ना, आपस में झगड़े होंगे, इंटर डिपार्टमेंट झगड़े होंगे। अच्छा, फिर क्या है, फिर है बेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होने की कम आसार है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, इसमें चेंज होने के कम आसार है, कि अगर कल को दो प्रोडक्ट भी ले लिए जाएं, ठीक है, दो प्रोडक्ट भी ले लिए जाएं, मान लो एक प्रोडक्ट बना रही है कोई कंपनी और फॉलो कर रही है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और कल को दो प्रोडक्ट कर दिए, तो इसके अंदर चेंजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी। और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, क्या ऐड कर सकते हो आप लोग, कि प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, कई बार इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसमें, ये आपस में एम्प्लॉइज में नहीं, आपस में एम्प्लॉइज में नहीं, डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, सर आपने इंपोर्टेंस में लिखवाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लिखवाया था ना मैंने इंपोर्टेंस में, ये देखो इंपोर्टेंस में लिखवाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
वहीं आप डिसएडवांटेज में लिखवा रहे हो कि प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। तो बेटा ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ये विद इन डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर वाले एम्प्लॉइज के लिए है कि उन पर कंट्रोल अच्छे से होगा और उनमें कोऑर्डिनेशन भी होगा डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉई है। पर जो यहां मैं लिखवा रहा हूं प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसका मतलब है कि आपस में डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे इन पॉइंट को, तो इन पॉइंट को आपने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना, समझ गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये था फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि मंडे को है, हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के बाद इन दोनों के बारे में डिफरेंस करेंगे। बहुत लेंथी चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम आराम से चल रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने चाहा कि आप बच्चे किसी तरह से कंफ्यूज हो, ठीक है, आपको कोई चीज़ छूटे, इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं। दूसरा, अपने एग्जाम को ढंग से प्रिपेयर करना स्टूडेंट। आपके पास आपका स्केड्यूल आ गया, टाइमिंग आ गई है कब किस सब्जेक्ट का पेपर है। दूसरा, आपको आपका सिलेबस पता है। तीसरा, आपको एग्जाम पैटर्न पता है कैसे होगा। 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आएंगे और हर एक क्वेश्चन की 1 नंबर की वेटेज है। आपने एक साइड में क्वेश्चन नंबर डालना है, दूसरे साइड में उसका आंसर लिखना है, और 25 जो ड्यूरेशन है एग्जाम की, उस ड्यूरेशन में ही उसे कंप्लीट करना है और विद इन 5 मिनट सेंड कर देना है हर हाल में। अगर उसके बाद सेंड करा तो आपका पेपर जो है एंटरटेन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्लियर है स्टूडेंट। अपना नाम, क्लास नेम, सब्जेक्ट और भाई अपना एडमिशन नंबर है तो एडमिशन नंबर, रोल नंबर आपको मिल चुके हैं तो रोल नंबर आपने मेंशन करने हैं। क्लियर स्टूडेंट। किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो, समस्या हो कुछ, तो मेरे तक आ सकता है या अपने क्लास टीचर तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिविजन स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे।